हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वायरसेस होते क्या हैं। जो वर्ड है वायरस वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है स्लाइम या फिर पॉइजन, मतलब कि जहर। वायरस का अगर आप एक जनरल अपने दिमाग में भी व्यू सोचो तो वायरस क्या होता है, जो किसी भी चीज़ के अंदर कोई डिजीज़ कोज करता है उसे ही हम वायरस बोलते हैं ना। तो वायरस का लैटिन में जो वर्ड है वायरस उसको क्या बोलते हैं, स्लाइम या फिर पॉइजन। अब वायरस होता क्या है? वायरस इज एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग लिविंग न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है वो एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो कि डिजीज़ कोज करता है। कैसे डिजीज़ कोज करता है? वो अपने न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स की फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल यानी कि जिसके अंदर एक न्यूक्लियोइड होता है और एक प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल की फॉर्मेशन करता है जो कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। तो वायरस जो है वो एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है जो कि डिजीज़ कोज करता है अपने न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के थ्रू, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद वायरस जो है वो एक प्रोटोबायोटिक एंटिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि जो वायरस है लिविंग सेल के कांटेक्ट में है तब तक तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग सेल से कांटेक्ट उसका टूट गया, वो लिविंग सेल के बाहर है, तो उसकी जो ये ऑटोनोमस ग्रोथ की एबिलिटी है ये नहीं होगी उसके पास, ये खत्म हो जाएगी। अब वो और मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। Study of viruses is called virology and the scientists studying viruses are called virologist। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं और जो साइंटिस्ट इन्हें स्टडी कर रहे हैं उसे हम वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा। ग्रीन ने कहा कि दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स शोइंग द रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी कंसीडर्ड टिपिकल ऑफ लाइफ। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि लाइफ को आगे बढ़ा रही है? ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है, दूसरी से तीसरी बन रही है। इसी तरह जनरेशन से जनरेशन, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी आ रहा है उसके अंदर। तो लाइफ कैसे आगे बढ़ रही है? रिप्रोडक्शन से। और वायरस जो है क्या वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल है? हाँ, वायरस रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ग्रीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि वायरस जो है वो सबसे छोटी यूनिट है जो कि लाइफ को आगे लेके जाने के कैपेबल हैं, जिनके पास रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद बोर्डन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि वायरस जो है वो एक ऑब्लिगेटरी पैरासिटिक पैथोजन है विद एटलीस्ट वन डायमेंशन ऑफ लेस देन 200 मिली माइक्रोन। वायरस जो है वो एक ऑब्लिगेटरी पैरासिटिक पैथोजन है। ऑब्लिगेटरी पैरासिटिक पैथोजन, ऑब्लिगेटरी का क्या मतलब होता है कि जो अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं, जिनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या खुद मल्टीप्लाई करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्लाज्मोडियम के अंदर भी आपने देखा होगा ना, प्लाज्मोडियम विविक्स में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि होस्ट पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें होस्ट की रिक्वायरमेंट है, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्लिगेट। इसी में एक और टर्म आती है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जिन्हें अगर होस्ट मिल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा तो भी वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं वन और इन एन अनदर वे। मतलब या तो एक तरह से कर लेंगे कि ठीक है उन्हें होस्ट मिल रहा है, अगर होस्ट नहीं भी मिला तो भी वो किसी और वे में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ही लेंगे, तो उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव। वायरस जो है वो ऑब्लिगेटरी पैरासिटिक पैथोजन होते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं जो कि होस्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स आए, सभी ने अपने अपने कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स दिए, एक्सप्लेनेशंस दिए। हम सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो इवानोव्स्की के बारे में पढ़ते हैं। इवानोव्स्की ने ये नोटिस किया था कि जब जूस को हम पास करते हैं किसी भी फाइन फिल्टर के थ्रू, जो जूस है उसे हम किसी भी फिल्टर पेपर के थ्रू या फिर बैक्टीरियल फिल्टर जो होता है उसके थ्रू जब हम उसे पास करते हैं, तो उसके पास होने के बाद भी उसके अंदर इन्फेक्शन की कैपेसिटी रहती है। मतलब फ़िल्टर से छानने के बाद भी ना उसके अंदर इन्फेक्शन की कैपेसिटी है। अब जो फ़िल्टर्ड सैप है, जब उसको कल्चर किया गया तो कोई ऑर्गेनिज्म उसमें से ग्रो नहीं हुआ। ये जो फ़िल्ट्रेंट एजेंट बचा ना, इसे हम कहते हैं वायरस। ये इवानोव्स्की ने कहा कि अब जो ये फ़िल्ट्रेट एजेंट है इसे हम वायरस बोलते हैं। इनको असल में इनके सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि
जो जूस है दैट इज इन्फेक्शियस जूस इवन आफ्टर पासिंग थ्रू द फाइन फिल्टर bacterial filter retained the capacity of infection. When filtered sap was put into culture medium, no living organisms grew. Filtrate agent was called virus, and Ivanovsky, however, did not realize the significance of this curious finding. ठीक है, इसके बाद एक बार इनको सबको एक थोड़ा डिटेल में नहीं, मतलब इतना पढ़ लेना कि कभी कभी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं, इस पर्पज से इसको पढ़ लेना, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो है वो इवानोव्स्की का ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वायरस। वायरस की डेफिनेशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to give the precise definition of virus. Few best ones are: virus is a non-cellular infectious agent that only multiply within the host cell. वायरस जो है वो एक नॉन सेल्यूलर एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है। नॉन सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ना नॉन सेल्यूलर, इसका क्या मतलब होता है? नॉन सेल्यूलर का मतलब होता है कि जिनके पास इनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, जो कि एक स्टेबल स्टेट में नहीं है। सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट है यानी कि इनके पास जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ये इनके पास एब्सेंट होती हैं, नॉन सेल्युलर होते हैं। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये अपनी एनर्जी खुद बना सके, अपना खाना खुद बना सके। तो वायरस जो है वो ऐसे नॉन सेल्युलर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है कि वायरस जो है वो ऐसे माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ होती हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको अगर हम किसी स्पेसिफिक लिविंग सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने आप को रिप्रोडक्शन करेंगे अगर हम उन्हें किसी भी लिविंग सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये सभी डेफिनेशंस जो है ना सारी की सारी सिमिलर ही हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की बात होती है। जब हमने ओवरव्यू पढ़ा था ना वायरसेस का, उसमें हमने मेन बात पढ़ ली है। अब जो डेफिनेशंस है वो उसको सिर्फ एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। ये डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ ही याद करनी पड़ेंगी और ये काफ़ी 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 ईजी हैं, एक बार इनको याद करके देखो, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि वायरस इज अ फोटोप्लास्टिक एंटिटी दैट हैज़ नो एबिलिटी फॉर ऑटोनोमस ग्रोथ आउटसाइड अ लिविंग सेल। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम वायरस को लिविंग सेल के बाहर लेके आएंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट बात आती है कि वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सेल्स एंड ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड विद इन दिस प्रोसेस। हमें पता है भाई वायरस है, इन्फेक्शन कोज कर रहा है तो इन्फेक्शन कोज करेगा, तो जो लिविंग होस्ट है, लिविंग सेल है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस होगी, उसका फंक्शंस ऑल्टर होंगे, और फिर वो जो वायरस है वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा इस प्रोसेस में, साथ साथ क्या करेगा, उसके फंक्शंस को ख़राब करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ डेफिनेशन है कि वायरसेस मे बी डिफाइंड एज एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहली लाइन है चैप्टर की जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल स्टेटस ऑफ वायरसेस। बायोलॉजिकल स्टेटस ऑफ वायरसेस, वायरसेस जो हैं वो नॉन सेल्यूलर एंटिटीज़ हैं। कुछ करेक्टर्स हैं नॉन लिविंग करेक्टर्स की, नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे वायरस रिजेंबल करता है, और उसके बाद आएंगे कि लिविंग थिंग्स से कैसे रिजेंबल करता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग वाले कि नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे ये रिजेंबल करता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वायरसेस जो है वो नॉन सेल्यूलर एंटिटीज़ हैं, हमने पढ़ लिया। नॉन सेल्यूलर मतलब बिना ऑर्गेनेलीज वाली। ये किसका करेक्टर है, नॉन लिविंग करेक्टर है। काफ़ी सारे प्लांट के वायरसेस और एनिमल वायरसेस जो हैं उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ये एक साइंटिस्ट भी थे पेजेरोनिक जिन्होंने उसे क्रिस्टलाइज किया था। नेक्स्ट, जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है वायरसेस की, उनके अंदर भी इन्फेक्शन कोज करने की कैपेसिटी है, वो भी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। वायरसेस जो हैं वो लिविंग सेल्स में ग्रो भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और दे डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर उन्हें लिविंग सेल नहीं मिला तो उनकी अपने आप पर कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे फेल टू डेवलप ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे डेवलप नहीं कर पाते हैं। वायरस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम डिटर्जेंट से ट्रीट करेंगे तो वो जो वायरस है वो ख़त्म हो सकता है, डिटर्जेंट्स से या फिर इंटरफेरॉन्स से भी, तो वो वायरस जो है वो ख़त्म हो सकता है। वायरसेस जो हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, वायरसेस जो हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिपेंड करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और वायरसेस जो है वो इन्वायरमेंटल चेंज पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वायरसेस के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड एक बार में मिलेगा आपको, या तो वो डीएनए होगा और या फिर वो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ना तो डीएनए और आरएनए दोनों कभी नहीं मिल सकते वायरस के अंदर।
वायरस के न्यूक्लियोइड के अंदर या फिर न्यूक्लिक एसिड जो आप कहते हो उसमें सिर्फ या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। तो ये थे नॉन लिविंग फीचर्स, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स वायरस के। लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं कि जो शो करते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग है। सबसे पहला तो पैथोजेनिक है वायरस। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है कि ये डिजीज कोज कर सकता है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, म्यूटेशंस होती हैं इनके अंदर, मतलब कि म्यूटेशंस हो रही है और ये न्यू वेरिएंट फॉर्म करने के कैपेबल है। नेक्स्ट है इसमें कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इनएक्टिवेटेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का अगर हम इन पर अप्लाई करते हैं तो ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद इनवाइट्रो जब हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो इनसे कुछ एंजाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं। टेम्परेचर, केमिकल्स, रेडिएशंस को ये रिस्पॉन्ड कर रहा है और कुछ वायरसेस जो हैं उनके अंदर इनक्यूबेशन पीरियड भी है। तो इस तरह से वायरस जो है वो लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं उसके अंदर और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा कि वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं। काफ़ी बार पूछ लेते हैं 3 या 4 नंबर में, जैसे पॉइंट्स दे देते हैं आपको। एक क्वेश्चन दे दिया 8 मार्क्स का, उसमें फर्स्ट लाइन लिख दिया डिफाइन द फॉलोइंग। नेक्स्ट पॉइंट्स में दे रहे हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, या फिर साइज एंड सिमेट्री ऑफ वायरस। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स बना के, काफ़ी सारे पार्ट्स बनाकर ये एक क्वेश्चन के अंदर कोलैबोरेट कर देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ वायरसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ 4-5 हाइपोथेसिस ही आते हैं जो बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो हम आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, ये समझ लो कि एक बार रिकॉल करने वाली बात है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉन सेल्यूलर। हम पढ़ चुके हैं ना नॉन सेल्यूलर कि उनके अंदर कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। साइज़ कैसा होता है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, इनविजिबल अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस पार्टिकल्स, मतलब उनके पास एक न्यूक्लिक एसिड है और एक प्रोटीन है उनके स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब कि उनको होस्ट की ज़रूरत है अपना मल्टीप्लाई करने के लिए। फेजेस ऑफ लाइफ, वायरस की लाइफ में 2 फेजेस होते हैं। एक होता है इंट्रासेल्यूलर, यानी कि जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर है, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब आउटसाइड इन्वायरमेंट और इंट्रासेल्यूलर मतलब इनसाइड इन्वायरमेंट। ट्रांसमिशन, वायरस का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो रहा है, या फिर ऑर्गेनिज्म कह सकते हो क्योंकि हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है। सेल डिवीजन, किसी भी तरह का सेल डिवीजन जो है वो वायरस नहीं करता है। मोलिकुलर वेट ज़्यादा है वायरसेस का क्योंकि प्रोटीन्स प्रेजेंट है वायरसेस के अंदर। इसके बाद म्यूटेशंस, वायरसेस जो हैं वो म्यूटेशंस जो कोज करते हैं क्योंकि वो नए वेरिएंट को प्रोड्यूस करने के कैपेबल हैं, म्यूटेशंस कोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के भी कैपेबल है विदाउट लॉसिंग देयर इन्फेक्टिव पावर। होस्ट स्पेसिफिसिटी, होस्ट के लिए स्पेसिफिक हैं। शेप, काफ़ी सारी शेप्स और साइज़ हैं, अलग अलग वायरसेस के अलग अलग शेप्स और साइजेस हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, अपने आप रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। हाइड्रेशन बहुत कम है इनके अंदर। एंटीबायोटिक्स, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं वायरसेस के अगेंस्ट, इससे ज़्यादा कि इंटरफेरॉन जो हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं वायरस के अगेंस्ट। इंटरफेरॉन जो है वो भी एक एक्सट्रैक्टेबल एंटीबॉडी है जो कि वायरस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं डायरेक्ट सनलाइट के, हीट के, कोल्ड के, ड्रॉट के, इन सभी को रेजिस्ट करते हैं वायरसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो पहले क्या होता था कि जो वायरसेस हैं उनको 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था उनके नेचुरल होस्ट के बेसिस पर। उसके बाद फिर और डेवलपमेंट्स हुई इस फील्ड में, तो जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ उसे एक्सेप्ट किया गया एज अ पर्टिकुलर सिस्टम की यही सब लोग पढ़ेंगे, इसी में ही सब कुछ कोलैबोरेट कर दिया गया। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है वायरसेस की। ये क्लासिफिकेशन जो है ये एल्वोर्फ इट ऑल ने दिया था। कब दिया था? 1966 में दिया था। और ये जो है प्रोविजनल कमेटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस PCNV ने फुली एक्सेप्ट किया है कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को ही हम पढ़ते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 मेजर फीचर्स रखे गए वायरसेस के, जिनके बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया।
ये फीचर्स क्या थे कि न्यूक्लिक एसिड का टाइप क्या है वायरस के अंदर, डीएनए या आरएनए, इसके बेसिस पर क्लासीफाई होगा। उसके बाद कैप्सिड्स के अंदर जो सिमिट्री है वो कैसी है, कैप्सिड्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि कैप्सिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिमिट्री के बेसिस के पर क्लासीफाई किया कि कैप्सिड्स में सिमिट्री कैसी होती है, हेलिकल है, क्यूबॉइडल है, कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद एनवलप है या नहीं है कैप्सिड के बाहर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। डायमीटर क्या है कैप्सिड का, और कैप्सिड में जो कैप्सोमियर्स प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है और किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इन सभी के बेसिस पर वायरसेस को क्लासिफाई किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरसेस। ये कुछ पर्टिकुलर वायरसेस दिए हुए हैं, इनके अंदर दिखाया है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड है और कौन सी, ये देखो न्यूक्लिक एसिड नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड, और उसका मोलिकुलर वेट क्या है डाल्टन्स में, ठीक है। इसके बाद जो लवोफ इट ऑल थे, उनका सिस्टम था, उन्होंने जो वायरस है, वायरस को क्लासिफाई किया बेसिकली 2 सब फाइलम्स के अंदर। वायरसेस को क्लासिफाई किया 2 सब फाइलम के अंदर, और ये 2 सब फाइलम्स थे डिओक्सी वायरा और राइबोवायरा। डिओक्सी वायरा और राइबोवायरा, डिओक्सी यानी कि डीएनए, डिओक्सी वर्ड से समझ जाओगे डीएनए, और राइबोवायरा का क्या मतलब हुआ, जिसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है। तो वायरसेस को लवोफ ने इन 2 सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया। इनकी फर्दर सब फाइलम्स है डिओक्सी वायरा की और राइबोवायरा की। इनकी डिओक्सी वायरा की डिओक्सी हेलिका, डिओक्सी क्यूबिका और डिओक्सी बाइनला। डिओक्सी हेलिका मतलब कि ऐसा डीएनए जो कि हेलिकल सिमेट्री के साथ है, जैसे कि पॉक्स वायरस। डिओक्सी क्यूबिका ऐसा डीएनए जो कि क्यूबिकल सिमेट्री के साथ है, जैसे कि एडिनो वायरस। और डिओक्सी बाइनेला ऐसा डीएनए जिसके अंदर की बाइनल सिमेट्री है, यानी कि बाइसिमेट्रिकल है, हेड है, टेल है। ऐसा वायरस जो है वो डिओक्सी बाइनेला में क्लासिफाई किया गया। इन सभी के एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। राइबोवायरा के अंदर भी 2 क्लासेस हुई, राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका, मतलब आरएनए जिसका हेलिकल स्ट्रक्चर है और आरएनए जिसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्यूबिकल सिमेट्री है। तो ये पांचों जो हैं बेसिकली फाइलम वायरसेस की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वायरसेस का नोमेनक्लेचर जो है प्रोविजनल कमेटी ने 2 पार्ट्स में लिया गया। एक पार्ट था जो कि कॉमन या फिर साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा पार्ट जो है वो कोडेड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्रिप्टोग्राम की हेल्प से हम उस कोडेड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इन गिविंग कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स द यूजुअल बाइनोमियल सिस्टम इज फॉलोड। कॉमन या फिर साइंटिफिक नेम देने के लिए बाइनोमियल सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स दिए हो गए हैं कुछ वायरस और उनके बाइनोमियल नेम्स के साथ, जैसे पोक्स वायरस, फेरियोला। तो ये कुछ वायरसेस के नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजिको केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। फिजिको केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वायरसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटेक्ट वायरस यूनिट ऑफ इन्फेक्शन पार्टिकल इज कॉल्ड विरियन। The new virus particles complete in all other aspects except the capacity to infect is known as nucleocapsid। जो विरियन है वो एक कंप्लीट इन्फेक्टिव फॉर्म होती है वायरस की होस्ट सेल के बाहर, और जिसके अंदर के क्या होता है कि आरएनए का कोर होता है, मतलब कि बीच में आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है, और उसके बाहर एक कैप्सिड सराउंडेड होती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, प्रोटीन कॉट एंड कैप्सिड इज शोन। ये जो साइड में डॉट डॉट से एक बीड्स कह सकते हो आप, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है, इनसे एक रिंग फॉर्म हुई है ना, इसे कहते हैं कैप्सिड्स। और ये छोटे छोटे जो बीड्स हैं ये हैं कैप्सोमियर्स, कैप्सिड की सब यूनिट कैप्सोमियर्स। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए। ये जो इस तरह से प्रेजेंट है बीच में, ये जो है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड की बात होगी। नेक्स्ट इसके अंदर लिपिड का एनवेलप प्रेजेंट है, यानी कि बाहर जो ये वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये क्या है, लिपिड का एनवेलप है, लिपिड से प्रोटेक्टेड है ये। इसके सरफेस के ऊपर ये कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये एक फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर है वायरसेस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, फिजिको केमिकल स्ट्रक्चर बताइए वायरसेस का, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस जो हैं जैसे कि टीएमवी या बैक्टीरियोफेज, उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए।
तो ये वाला भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। तो जो ये वायरसेस होते हैं इनके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन शीट। इन दो मेजर कंपोनेंट्स का ये बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन शीट। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसके बीच में प्रेजेंट है, कोर में प्रेजेंट है, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी बोल रहे हैं। और यही जो है जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन करता है, यही क्या है, जीनोम। प्रोटीन शीट को हम कैप्सोमियर्स या फिर कैप्सिड बोलते हैं, जो कि सब यूनिट्स कैप्सोमियर्स का बना हुआ है। कुछ वायरसेस के अंदर जो प्रोटीन कोट है वो फर्दर एक लाइपोप्रोटीनियस एनवलप से सराउंडेड होता है। लाइपोप्रोटीनियस यानी कि लाइपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ एनवलप होता है ये, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है लाइपोवायरसेस। ऐसे वायरसेस जिसके अंदर की ये जो प्रोटीन कोट है यानी कि जो ये कैप्सिड है ये फर्दर एक एनवलप से सराउंडेड होता है, उन्हें हम लाइपोवायरसेस बोलते हैं। और जो इंडिविजुअल यूनिट है कैप्सिड की, द इंडिविजुअल सब यूनिट ऑफ कैप्सिड आर नोन एज पैप्लोमियर्स। को काफ़ी सारे वायरसेस के अंदर एक एडिशनल प्रोटीन की लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम वायरस कोर बोलते हैं, जो कि कैप्सिड और न्यूक्लियोइड के बीच में प्रेजेंट होती है। कैप्सिड और न्यूक्लियोइड के बीच में यानी कि इस आउटर और इस न्यूक्लियोइड के बीच में प्रेजेंट होती है एक और लेयर, जिसे कि हम वायरस कोर बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ही वायरसेस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा फिजिको केमिकल स्ट्रक्चर है वायरसेस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस का साइज हमें पता है कि डिफर करता है, और जिसे हम सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, इसके लिए भी 3 मेथड्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और माइक्रोग्राफी। सबसे ज़्यादा जो हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं वो है TMV, बैक्टीरियोफेज या फिर एड्स वायरस। साइज़ की ज़्यादा तक हम बात करें तो हर एक वायरस का साइज़ जो है वो अलग अलग होता है, और इनकी एक पर्टिकुलर सिमेट्री भी होती है। सिमेट्री भी हर वायरस के साथ अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरियल वायरस है, पोलियो वायरस, टोबैको मोसैक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पस वायरस, स्मॉलपॉक्स वायरस, इनके साइज़ को शो किया गया है। इसके बाद इस टेबल में भी देखो शेप या फिर सिमेट्री के बारे में शो किया है कि इसका कितना साइज़ है और उसकी शेप कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री की। वायरस के अंदर जो सिमेट्री होती है वो कैसे हो सकते हैं, मतलब वायरस जो है वो रोड शेप्ड भी हो सकते हैं, बुलेट शेप्ड, ओवल, इरेगुलर, लियोमॉर्फिक, काफ़ी सारी शेप्स के वायरसेस हो सकते हैं। बेसिकली जो वायरस है उनको 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, एक होता है हेलिकल और एक होता है क्यूबॉइडल। हेलिकल मतलब कि हेलिकल शेप होगी उसकी, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप्ड हो सकता है वो, जिसके अंदर की सेंटर में एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड होगा, हेलिकल स्प्रिंग की फॉर्म में वो बंद होगा। और कैप्सोमियर्स जो हैं वो प्रोटीन कोट की फॉर्मेशन करेंगे, और वो जो प्रोटीन कोट होंगे उसमें कैप्सोमियर्स जो हैं वो भी हेलिकली अरेंज्ड होंगे, एक के बाद दूसरी रिंग्स में, सक्सेसिव रिंग्स में, और वो भी एक हेलिकल स्प्रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, TMV, टोबैको मोसैक वायरस। हेलिकल वायरसेस जो हैं वो इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप्ड होंगे, हैविंग सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड कॉइल्ड लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग. Capsomeres of protein coat are helically arranged in successive rings around the helical spring. Example, tobacco mosaic virus. तो हेलिकल हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं। क्यूबॉइडल यानी कि पॉलीहेड्रॉन होंगे या फिर रोम्बिक या फिर रफली स्फेरिकल उनकी शेप होगी। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन कोट के अंदर पुश किए जाएंगे, यानी कि प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स जो प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर कैप्सोमियर्स जो हैं वो मल्टी फेस्ड सिमेट्री में प्रेजेंट होंगे, यानी कि काफ़ी सारे फेसेस से उसकी सिमेट्री बनेगी। अब इन्हीं नंबर ऑफ फेसेस पर डिपेंड करता है कि फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया, जैसे कि टेट्राहेड्रल जिसमें 4 फेस्ड सिमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल जिसमें 8 फेस्ड सिमेट्री है, डोडेकाहेड्रल जिसके अंदर 12 फेस्ड सिमेट्री है, आइसोहेड्रल जिसके अंदर 20 फेस्ड सिमेट्री है। तो सिमेट्री के बेसिस पर, नंबर ऑफ फेसेस में कैसे सिमेट्री है उनके बेसिस पर फिर फर्दर इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें जो डायग्राम है इसमें दिखाया भी गया है कैप्सोमियर्स में, जैसे 12 कैप्सोमियर्स के साथ पार्टिकल किस तरह की सिमेट्री लेता है, 6 कैप्सोमियर्स जिनके पास 5 सब यूनिट्स हैं, और एक 20 फेस्ड स्ट्रक्चर भी है। हेलिकल और क्यूबॉइडल के बाद इसके बाद बाइनल सिमेट्री भी हो सकती है। बाइनल का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरियोफेजेस और साइनोफेजेस इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। हेलिकल क्यूबॉइडल का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, टोबैको नेक्रोसिस वायरस जिसकी रोम्बिक सिमेट्री है,
टोबैको नेक्रोसिस वायरस। ठीक है, बाइनल सिमेट्री जो है ज़्यादातर बैक्टीरियोफेजिस के अंदर पाई जाती है और इसमें क्या होता है, इनके पास एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड जो होता है वो आइसोहेड्रल होता है और टेल जो होती है वो हेलिकल शेप में होती है। प्रोटीन शीथ सब यूनिट्स आर स्पेसिफिक टू देयर पोर्शंस, इसी वजह से वो लोग बाइनल सिमेट्री शो करते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर एक आइसोहेड्रल हेड होता है और एक हेलिकल टेल होती है, इसीलिए इन्हें हम बाइनल बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर बाइनल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ गया, स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरसेस का। दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोइड होता है और एक कैप्सिड होता है। इसके बाद जो कंप्लीट इन्फेक्टिव फॉर्म होती है वायरस के सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल, उसे हम वायरन बोलते हैं। और कुछ वायरसेस के अंदर एक एडिशनल कैप्सिड के बाहर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम एनवलप बोलते हैं। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम कभी कुछ वायरसेस के अंदर एनवलप भी प्रेजेंट होता है, तो हम एनवलप के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है उसे हम कोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इनसाइड प्रेजेंट है वायरस के, काफ़ी एक्टिव होता है और डिजीज स्पेसिफिक होता है। अब आप यूँ इमेजिन करो, जब न्यूक्लियोइड है उसके अंदर सारा न्यूक्लिक एसिड जो भी है वो प्रेजेंट है, और न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है, उसका ही सारा काम होता है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा कि न्यूक्लिक एसिड का ही सारा काम होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो काफ़ी एक्टिव होता है, न्यूक्लियोइड जो है वो काफ़ी एक्टिव होता है, डिजीज स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इन्फेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वायरस एनक्लोज्ड विद इन अ प्रोटीन कोट, मतलब कि पूरे वायरस के अंदर जो इन्फेक्टिव कंपोनेंट होता है, कि ऐसा कंपोनेंट जो वायरस कोज कर रहा है, वायरस को बढ़ा रहा है, या फिर जिसके अंदर वायरस का जो इन्फेक्शन कोज करने वाला कंपोनेंट है वो क्या है, न्यूक्लियोइड है। कहाँ प्रेजेंट है ये, प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट है। और एक बात हमें बताए कि एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होगा, एक वायरस के अंदर एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होगा, और यही जो फीचर है ये उसे बाकी सभी वायरसेस से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अलग करता है, जिनके अंदर की डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है। अगर जो न्यूक्लियोइड है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, वायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है एज अ न्यूक्लियोइड, तो उसे हम कहेंगे डीऑक्सी वायरस, और अगर आरएनए प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे राइबो वायरस। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड दोनों हो सकते हैं वायरस। जैसे कि अगर आरएनए प्रेजेंट है तो वायरस लीनियर शेप का होगा, डीएनए है तो लीनियर और सर्कुलर दोनों हो सकता है, आरएनए भी सिंगल और डबल दोनों स्ट्रैंडेड हो सकता है, और डीएनए भी। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स पढ़ लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। तो सबसे पहली बात तो भाई, जो डीएनए वायरस है वो जनरली एनिमल या फिर किसी बैक्टीरिया के सेल के साथ ही पाया जाता है, क्योंकि भाई उसको मल्टीप्लाई करना है और उसके लिए उसको एक लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट है, तो वो जनरली एनिमल या बैक्टीरियल सेल के साथ ही पाया जाता है। और कुछ एक वायरसेस होते हैं जो कि इन सब के साथ नहीं पाए जाते और उनके अंदर आरएनए होता है। काफ़ी सारे वायरसेस, जितना बड़ा वायरस होगा उतना ही ज़्यादा उसका न्यूक्लिक एसिड होगा। लार्जर द वायरस, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। Most of the viruses have linear molecules of nucleic acid except a few having circular forms. सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वायरस के शेप की वो लीनियर होती है, ये लीनियर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सर्कुलर जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल ही होता है जनरली, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये 5 से 10 तक भी इसका नंबर चला जाता है। न्यूक्लियोइड्स जो हैं उनके अंदर प्रोटीन्स या फिर पॉलीएमाइंस भी पाए जाते हैं। प्लांट वायरसेस के अंदर यूजुअली आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये कुछ फीचर्स हो गए न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लियोइड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सिड्स की। तो कैप्सिड्स क्या होता है, कैप्सिड जो है वो बेसिकली प्रोटीन शीथ है या फिर एक कोट है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड के आउटसाइड में प्रेजेंट है। जो इसका नंबर है, फॉर्म है, कंपोजिशन है, वो इनकी सब यूनिट्स पर डिपेंड करता है। सभी के सभी जो वायरसेस होते हैं उनका अलग अलग होता है। कैप्सिड का अब क्यों देखो कि कैप्सिड जो है कैप्सोमियर सब यूनिट्स है उनकी। ठीक है, कैप्सिड कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड के बाहर प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा इसका, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके पास, ताकि ये किसी भी डिजीज़ कॉजिंग जो है उनको प्रिवेंट कर सके। वैसे तो ये खुद ही डिजीज़ कॉजिंग है, पर फिर भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी इनके अंदर।
ठीक है। मेन फीचर्स तो यही कुछ 4-5 फीचर्स होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एनवेलप सॉरी, तो एनवेलप यानी कि जो कैप्सिड को बाहर से प्रोटेक्ट करता है, कैप्सिड से सराउंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। तो जो कैप्सिड है वो मेम्ब्रेनस 10 से 15 नैनोमीटर थिक लाइपोप्रोटीनेशियस एनवेलप से सराउंडेड होता है, यानी कि प्रोटीन कोड जो है कैप्सिड का वो उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम लाइपोप्रोटीनेशियस एनवेलप बोलते हैं। लाइपोप्रोटीनेशियस मतलब कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, पेप्लोमियर्स होती है, यानी कि छोटे छोटे पेप्लोमियर्स को जोड़कर ये मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो एनवेलप होता है, जो ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होती है, उसी से बनती है। कुछ केसेस के अंदर जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है वो वायरस से बनता है, और जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स है वो होस्ट सेल से बनता है। मतलब जो इसका प्रोटीन पार्ट है वो तो किससे बन रहा है, वायरस से बन रहा है, और जो उसका लिपिड्स वाला पार्ट है वो किससे बन रहा है, होस्ट से बनता है। अब ऐसे वायरसेस को हम क्या कहते हैं, लाइपोवायरसेस, क्योंकि इनके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट है। इन एनवेलप्स के सराउंडिंग में कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम स्पाइक्स बोलते हैं। जैसे कि आपने पहले एग्जाम्पल उसमें डायग्राम में भी देखा था ना, एक एनवेलप प्रेजेंट है जिसे हम लाइपोवायरस बोल रहे हैं। लाइपोवायरसेस के अंदर एक लाइपोप्रोटीनेशियस एनवेलप प्रेजेंट है जिनके अंदर कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जिन्हें हम स्पाइक्स बोल रहे हैं। ठीक है। अब वायरस जो है उसको हमने देख लिया कि 3 पार्ट्स हैं उसके, एनवेलप, कैप्सिड और न्यूक्लियोइड। एनवेलप के अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट है, कैप्सिड क्यूबॉइडल हेलिकल कॉम्प्लेक्स किसी भी शेप का हो सकता है, और न्यूक्लियोइड में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो वायरसेस में से डिस्कवर किए गए हैं। जैसे कि पहला एंजाइम जो कि डिस्कवर किया गया था वो था न्यूरोएमाइनिडेज एंजाइम। इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर इसे डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट वैक्सीना वायरस है, उसने अपने आप में एक आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस को शो किया कि वैक्सीना वायरस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो और भी बाकी काफ़ी सारे एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनको आप मिला के हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। टुगेदर दीज एंजाइम्स आर टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्टेसेस। जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो ट्यूमर वायरस के अंदर पाया गया था। enzyme reverse transcriptase has been found in tumor virus and all these enzymes are needed for growth and infection of viruses। तो एंजाइम्स का क्या काम है, बेसिकली वायरसेस के अंदर उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके अंदर इन्फेक्शन कॉजिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ये था जो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया वायरसेस के बारे में डिटेल। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं कि क्रिप्टोग्राम जो है कैसे स्पेसिफाई करता है कि ये वायरस के बारे में क्या क्या डिटेल देता है। तो किसी भी क्रिप्टोग्राम के अंदर 4 पेयर्स होते हैं कोडेड इन्फॉर्मेशन के। मतलब एक लंबी सी लाइन में कुछ नंबर्स और लेटर के साथ एक कोडेड इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जिसे हम क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। और इसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं कोडेड इन्फॉर्मेशन के। पहला पेयर जो है वो न्यूक्लिक एसिड या फिर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को डिटरमाइन करता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो पहला पेयर है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड, पहले न्यूक्लिक एसिड को डिनोट करा और फिर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को डिनोट करा। यानी कि अगर मान लो किसी के अंदर D#1 लिखा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड, और D का मतलब डीएनए। ठीक है। सेकंड पेयर क्या बताता है, सेकंड पेयर उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताता है मिलियंस में, और उसका परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस, उसका परसेंटेज क्या है न्यूक्लिक एसिड का वायरस के अंदर। जैसे किसी के अंदर लिखा है 2:5। 2 का मतलब क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 2 मिलियन है। क्या है उसका मॉलिक्यूलर वेट, मिलियंस में 2 मिलियंस है। और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस यानी कि 5 जो है, 5% न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर। उस पूरे वायरस से अगर रेशो कंपेयर करें तो उसके अंदर 5% न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। थर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, वायरस की शेप कैसी है और कैप्सिड की शेप कैसी है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है S#A या फिर E कह सकते हो आप। ठीक है। तो S का मतलब क्या है कि जो शेप है वायरस की वो स्फेरिकल है,
और ई का मतलब क्या है कि कैप्सिड की जो शेप है वो इलोंगेटेड है। वैसे ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एस और ई कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। S#E इसका मतलब क्या हुआ, ये शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है वायरस के, और ये कैप्सिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फोर्थ पेयर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि होस्ट किस तरह का है, और उसके बाद जो वेक्टर यूज हुआ है ट्रांसमिशन में वो किस तरह का है। यानी कि अगर F लिखा है फंजाई होगा, B फॉर बैक्टीरिया, I फॉर इनवर्टिब्रेट, S फॉर स्पर्मेटोफाइट्स, V फॉर वर्टिब्रेट्स एंड O फॉर अननोन एंड A फॉर एयर। अगर कहीं पर सपोज लिखा है S#A, तो S का मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटोफाइट्स, तो होस्ट जो है वो क्या है, स्पर्मेटोफाइट है। और ए का मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर है यानी कि जो ट्रांसमिशन का मीडियम है वो क्या है, एयर है। एयर क्या है, ट्रांसमिशन का मीडियम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक TMV का क्रिप्टोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना है, आपको इसे पढ़ना है, और अगर इसमें कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है इसके अंदर, फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching, and if you have any doubt, you can ask freely. And do not forget to like, share and subscribe my channel, The Confidential.